हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा पर। तो आज की क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं यूनिट 2, जिसका नाम है बाल विकास के परिप्रेक्ष्य यानी पर्सपेक्टिव ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। और इसके अंतर्गत जो चैप्टर 4 है डेवलपमेंट यानी विकास के बारे में, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहला टॉपिक जो है इस चैप्टर का वो है विभिन्न क्षेत्रों में विकास यानी डेवलपमेंट अक्रॉस वेरियस डोमेन्स। तो विभिन्न क्षेत्रों में विकास क्या है इसके बारे में जानेंगे। ब्रिज कोर्स के लिए हमारी क्लास चल रही है, NIOS ब्रिज कोर्स के लिए, जिसमें हम कोर्स 1 पढ़ रहे हैं। तो इसमें आज चैप्टर 4 करेंगे, इसके स्टार्ट होगा चैप्टर 4 और 2-3 क्लास में ये चैप्टर 4 आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस पे पूरा डिस्कशन हम कर लेंगे। तो जब ये सारा डिस्कशन आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो आपके जो क्वेश्चंस होंगे एग्जाम में उन्हें लिखने में आपकी बहुत हेल्प होगी और आप उनके बारे में लिख पाएंगे जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपका एग्जाम जो है वो सब्जेक्टिव होने वाला है, जहां पर आपको क्वेश्चंस के आंसर करने, इसलिए इन सब थ्योरीज को आपको डिटेल में समझना चाहिए ताकि आप एग्जाम्स में अपने उत्तर अच्छे ढंग से लिख पाए। तो आज जो टॉपिक है विभिन्न क्षेत्रों में विकास, इसमें शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक और भावनात्मक विकास, नैतिक विकास, भाषाई विकास और विकास के विभिन्न क्षेत्रों के पारस्परिक संबंध, इन सब टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 1 बाय 1 इन सब टॉपिक्स पर आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं जो शब्द है विकास। विकास यानी डेवलपमेंट। तो विकास है क्या, किसे आप कहेंगे विकास क्या है? विकास एक सतत प्रक्रिया है। विकास क्या है? एक सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस चलने वाला एक प्रोसेस है। यानी जीवन से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति का विकास होता रहता है, किसी ना किसी पक्ष का विकास उसका चलता ही रहता है। यानी जब से बच्चा जन्म लेता है और जब तक उसकी मृत्यु होती है व्यक्ति की, तब तक उसके किसी ना किसी पक्ष का विकास होता रहता है, चाहे वो शारीरिक पक्ष हो, चाहे संज्ञानात्मक हो, सामाजिक हो, नैतिक हो, भाषाई हो, किसी ना किसी पक्ष का विकास होता रहता है। और ये जो सारे पक्ष हैं विकास के, ये एक दूसरे से संबंधित हैं और किसी एक पक्ष का विकास दूसरे पक्ष के विकास को प्रभावित भी करता है। ये सब जो अवधारणाएं हैं ये हमने पहले पढ़ी भी हुई हैं। बीएड के दौरान आपने पढ़ी होंगी कि जो विकास है वो परस्पर एक दूसरे से संबंधित है। अगर किसी बालक का शारीरिक विकास बेहतर नहीं होगा तो उसका मानसिक विकास उससे प्रभावित होगा, या अगर किसी बालक का सामाजिक विकास बेहतर नहीं होगा तो उसका मानसिक विकास पर इसका प्रभाव पड़ेगा। यानी विकास की जो सारी अवधारणाएं हैं ये एक दूसरे से परस्पर जुड़ी हुई हैं और विकास एक सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि विकास कोई एक आयाम नहीं है, किसी एक पक्ष का बात नहीं है, विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है। तो 2-3 बातें आपको याद रखनी है। एक तो विकास जो है वो बहुआयामी है, यानी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक कई प्रकार से है, बहुआयामी है। विकास एक सतत प्रक्रिया है और ये एक दूसरे से संबंधित है, परस्पर संबंधित है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शारीरिक विकास पर बात करेंगे, पर उससे पहले एक बात समझें जो मैं अभी कह रहा था कि विकास कई क्षेत्रों में होता है। तो एक पौधे के एग्जाम्पल से अगर हम देखें, एक पौधा अच्छा कब होगा, जब अच्छी तरह से कब बढ़ेगा, जब उसके जड़, तना, पत्ते, फूल, फल सब बेहतर तरीके से बढ़े या उसके सभी पक्षों का विकास बेहतर हो। तो एक पौधा तभी बेहतर तरीके से बढ़ता हुआ माना जाएगा जब उसके जड़, तना, पत्ते, फूल, फल का सबका विकास हो। इसी तरह एक बालक है, एक बालक का विकास भी बेहतर कब माना जाएगा, जब उसका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक भावनात्मक विकास, सामाजिक विकास सभी बेहतर ढंग से हो। क्लियर बात है? तो एक जो शारीरिक विकास के जो पक्ष हैं यहाँ पर वही सब, इसी तरह से मानसिक विकास के जो भी पक्ष हैं इन सब पक्षों का विकास होना चाहिए, तभी बालक को एक बेहतर विकसित बालक के रूप में हम कह सकते हैं कि बालक का विकास सही ढंग से हो रहा है। तो शिक्षा का उद्देश्य भी यही होना चाहिए कि वो बच्चे को सिर्फ पढ़ा लिखा नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान भी बनाए, और इसका मतलब है कि शिक्षा बालक का समग्र विकास करे और समग्र विकास के लिए शिक्षा हो। और समग्र विकास में जब हम बात करते हैं तो विकास एक सतत और क्रमिक प्रक्रिया होती है, और बालक का समग्र विकास जब होगा जिसमें बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक, नैतिक, भाषाई, सांस्कृतिक सभी पक्षों का विकास हो। जितने भी पक्ष हो सकते हैं सभी पक्षों का विकास हो, उनमें सभी में बेहतर परिवर्तन होता हुआ हमें दिखे, तो हम कहेंगे कि बालक का विकास जो है बेहतर ढंग से हो रहा है। और किसी एक पक्ष का ही विकास ना हो, या विकास जो है वो किसी एक पक्ष तक सीमित ना हो, क्योंकि किसी एक पक्ष का विकास नहीं होगा तो अन्य पक्षों का विकास भी उससे प्रभावित होगा।
तो सभी पक्षों का विकास हो, क्योंकि सभी पक्ष आपस में जुड़े हुए रहते हैं, ये हम बेसिकली जानते हैं, पहले से हमने ये सब चीजें पढ़ी हैं। तो इसी में जो है हैवीग्रस्त का कथन है, ये आप याद कर सकते हैं, कहीं पर आपको कोट करने का मौका मिले तो आप अपने एग्जाम में क्वेश्चन में कोट कर सकते हैं। तो विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समय के साथ परिपक्वता की ओर बढ़ता है। अब विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जन्म से लेकर परिपक्वता तक और समय समय पर जब विकास होता रहता है तो जो बालक है वो धीरे धीरे परिपक्वता को प्राप्त करता रहता है। तो यानी इमेच्योरिटी से मैच्योरिटी की ओर क्या होता है, बालक का विकास होता है। क्लियर है? यही बात हैवीग्रस्त ने भी कही है। तो हैवीग्रस्त ने वही कहा है, विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समय के साथ परिपक्वता की ओर बढ़ता है। अब इसमें जो पहला आयाम है शारीरिक विकास या हम कहें फिजिकल डेवलपमेंट, तो शारीरिक विकास का क्या मतलब है? शारीरिक विकास से मतलब है शरीर में होने वाले परिवर्तन, और शरीर में होने वाले परिवर्तन जैसे ऊंचाई, वजन, मांसपेशियों का बढ़ना, वजन का बढ़ना, लंबाई का बढ़ना, है ना, हड्डियों का विकास होना या इंद्रियों का विकास होना, ये सब बालक के शारीरिक विकास से जुड़े हुए पक्ष हैं। तो शारीरिक विकास से जुड़े हुए पक्षों के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो अगर मैं शारीरिक विकास की विशेषताओं की बात करूं, जैसे जब बच्चे की उम्र बढ़ती है तो उम्र बढ़ने के साथ साथ उसकी लंबाई बढ़ती है, तो कद का बढ़ना या वजन का बढ़ना, तो जो लंबाई और वजन की वृद्धि है ये किसकी विशेषता है? शारीरिक विकास की विशेषता है। इसी तरह से जो मांसपेशियों का विकास है, बच्चे की जो स्थूल मांसपेशियां हैं, जो सूक्ष्म मांसपेशियां हैं, उनका विकास होता है। बच्चा धीरे धीरे अपनी मांसपेशियों पर नियंत्रण पाता है। पहले वो पूरा हाथ चलाना सीखता है, फिर उंगलियों को चलाना सीखता है, फिर वो हाथ की ग्रिप से जो चीजों को पकड़ना सीखता है। तो इससे क्या है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर मांसपेशियों का विकास होता है। ये कॉन्सेप्ट जरूर याद रखिएगा। मांसपेशियों का विकास का क्रम क्या होता है? स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ये आपसे कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। यानी पहले जो है बच्चे उन गतिविधियों को करना सीखते हैं या अपनी उन शारीरिक क्रियाओं को जिनमें उन्हें बहुत बारीक नियंत्रण की जरूरत नहीं होती, जैसे पूरा हाथ चलाना। ठीक है, छोटे बच्चे जो पहले हाथ चलाना सीखते हैं, फिर बाद में वो उंगलियों को चलाना या पेन पकड़ना आदि सीखते हैं, जो कि एक सूक्ष्म गतिविधि है ना, वो एक सूक्ष्म गतिविधि है। जबकि पूरे हाथ को चलाना हम कह सकते हैं एक स्थूल गतिविधि है, यानी व्यापक गतिविधि है, बड़ी गतिविधि है। तो मांसपेशियों का विकास भी किससे होता है? स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है। इसी तरह से जो है बच्चे का स्वास्थ्य, पोषण और व्यायाम, ये शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक माने जाते हैं। तो बालक के शारीरिक विकास में क्या जुड़ा है? उसके वजन का बढ़ना, लंबाई का बढ़ना, शारीरिक संरचना में वृद्धि होना, ठीक है, शारीरिक शक्ति और सहनशीलता में वृद्धि होना, इंद्रियों की कार्य क्षमता में वृद्धि होना। तो बच्चे के जो अपने इंद्रियां हैं, इंद्रियां कौन सी मानी गई है? 5 मानी गई हैं। तो पांचों इंद्रियों पर नियंत्रण समय के साथ साथ बच्चे का जो है सुधरता जाता है। तो इंद्रियों की कार्य क्षमता में सुधार भी किससे जुड़ा है? शारीरिक विकास से जुड़ा है। तो इस तरह से हम इन सबको देख सकते हैं। अब शारीरिक विकास का शिक्षा में क्या महत्व है? तो शिक्षा में शारीरिक विकास अगर बेहतर होगा तो व्यक्ति कैसा होगा? व्यक्ति सक्रिय होगा। अगर शारीरिक विकास किसी बालक का बेहतर होगा तो वो बालक क्या होगा? सक्रिय होगा, ऊर्जावान होगा। क्या होगा? ऊर्जावान होगा। साथ ही साथ उसमें जो है सीखने के प्रति क्या होगा? ललक भी होगी और वो सीखने में सक्षम भी होगा। अब व्यक्ति का शारीरिक विकास ही सही नहीं होगा या बीमार व्यक्ति होगा तो उसको सीखने में भी सक्षम नहीं होगा। तो इसलिए शिक्षा में इस सब का बहुत महत्व है। तो बच्चे के शारीरिक विकास के लिए जैसे खेलकूद, व्यायाम, इनका समावेश किया जाए शिक्षा में। स्वास्थ्य और पोषण पर ध्यान दिया जाए। साथ ही लेखन और चित्रांकन जैसी सूक्ष्म क्रियाओं का विकास किया जाए। तो ये शारीरिक पक्ष से जुड़े हुए जो चीजें हैं ये शिक्षा में रहेंगी तो बालक का शारीरिक विकास और बेहतर ढंग से होगा। ठीक है, उसमें हम खेलकूद को महत्व दे सकते हैं, व्यायाम आदि को। स्वास्थ्य और पोषण पर ध्यान दिया जाए, लेखन और चित्रांकन जैसी सूक्ष्म क्रियाओं का विकास किया जाना चाहिए। क्लियर है? दूसरे पक्ष की अगर बात करें जो कि है संज्ञानात्मक विकास, या जिसे हम मानसिक विकास से भी जोड़ करके देख सकते हैं, कॉग्निटिव डोमेन या कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो पक्ष है। अब बुद्धि जो है ये भी निरंतर विकसित होती रहती है। किसी व्यक्ति के जो सोचने समझने की क्षमता है ये भी निरंतर विकसित होती रहती है अलग अलग स्टेज में। तो संज्ञानात्मक का मतलब होता है, संज्ञान मतलब समझना, कॉग्निशन,
तो समझ का विकास, समझ का विकास, इसका मतलब है व्यक्ति के सोचने, समझने, तर्क करने, समस्या समाधान करने, चीजों को याद रखने की क्षमता का विकास। अब प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 चरण बताए थे, 4 चरण बताए थे। अभी जब हम आगे संज्ञानात्मक प्याजे के संज्ञानात्मक विकास का बात करेंगे, उसकी अवस्थाओं की बात करेंगे, तो वहां पर हम इसको विस्तार से डिस्कस भी करेंगे कि संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं क्या क्या हैं। तो प्याजे ने बताया कि बुद्धि एक जीवंत और सक्रिय प्रक्रिया है और जीवन पर्यंत बुद्धि का या संज्ञानात्मकता का विकास होता रहता है। भले ही इसने 4 अवस्थाएं बताई हैं, पर उसमें जो अंतिम अवस्था है वो 11 वर्ष से अधिक है। क्या है? 11 वर्ष से अधिक। अब उसमें ये नहीं कहा है कि 11 वर्ष से अधिक उसका अंत कहाँ है। तो बुद्धि का विकास निरंतर होता रहता है, यानी संज्ञानात्मक विकास भी निरंतर होता रहता है। अब संज्ञानात्मक विकास में अगर मैं बात करूं तो इसके विकास के लिए प्रमुख तत्व क्या है? जैसे ध्यान और स्मृति, कल्पना, तर्क शक्ति, समस्या समाधान और अवधारणा का निर्माण। ये सब कारक क्या हैं? ये तत्व क्या है? संज्ञान का विकास करते हैं, व्यक्ति के कॉग्निशन का डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है, तो इनके द्वारा व्यक्ति की संज्ञानात्मकता का विकास होता है। अब इन सब चीजों को विकास करने के लिए शिक्षा में क्या जोड़ा जाए? शिक्षा कैसी हो? अनुभव आधारित शिक्षा हो। कैसी हो? अनुभव आधारित शिक्षा। अनुभव से व्यक्ति जो है चीजों को अच्छे ढंग से याद रख सकता है, समझ सकता है, जान सकता है। उसके सोचने समझने की जो शक्ति है उसका बेहतर विकास होता है। तो इसलिए शिक्षा में अनुभवात्मक अधिगम को बल दिया गया है। साथ ही खोज आधारित शिक्षा भी व्यक्ति की जो मानसिक क्षमता है उसको बेहतर बनाती है, बढ़ाती है। प्रश्नोत्तर विधि और गतिविधि आधारित शिक्षण भी संज्ञानात्मक विकास में बहुत सहायक माना गया है। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट देखेंगे सामाजिक और भावनात्मक विकास। सामाजिक और भावनात्मक विकास से क्या मतलब है कि जब बालक का सामाजिक विकास होता है तो बालक अपने परिवेश में बेहतर ढंग से समायोजन कर सकता है, मिलजुल कर जो है अपने कार्यों को कर सकता है। तो सामाजिक विकास भी एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है। बालक का भावनाओं पर, संवेगों पर नियंत्रण होना और साथ ही साथ अपने समाज से संबंध होना, सामाजिक व्यवहार कुशल होना भी उतना ही आवश्यक है जितना उसका शिक्षा प्राप्त करना आवश्यक है। तो ये जो विकास है ये बालक को समाज में समायोजन और संबंध निर्माण करने की क्षमता प्रदान करता है। ये बात क्लियर है? अब सामाजिक विकास कैसे होगा? जब बालक सहयोग और सहभागिता के गुण सीखे, सामाजिक नियमों की समझ रखे, समाज में क्या सही है क्या गलत है ये जाने, साथ ही बालक में समूह में कार्य करने की क्षमता का विकास हो, तो इसको हम कहते हैं सामाजिक विकास। अच्छा, भावनात्मक विकास में क्या होता है? अपनी भावनाओं को पहचानना, समझना, अपने भावनाओं पर नियंत्रण करने की क्षमता का विकास, आत्मविश्वास का विकास, आत्मसम्मान का विकास, आत्मज्ञान का विकास। ये सब किसमें आता है? भावनात्मक विकास के अंतर्गत आता है। ठीक है, भावनात्मक विकास भी बहुत जरूरी है, सामाजिक विकास भी बहुत जरूरी है। एरिक्सन ने कहा था कि सामाजिक अनुभव व्यक्तित्व निर्माण की नींव होते हैं। तो ये कोट आप याद रखेंगे, यानी किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण किससे होता है? उसके सामाजिक अनुभवों के द्वारा। तो व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण के लिए सामाजिक अनुभव जो है उसकी नींव माने जाते हैं। ये किसने कहा है? एरिक्सन ने कहा है। कथन आप याद रखेंगे। फिर बात करें नैतिक विकास की, तो नैतिक विकास क्यों जरूरी है? कि बच्चा जो है सही गलत का निर्णय कर पाए, अपने कर्तव्यों का बोध उसको हो, मूल्यों की जानकारी हो, नैतिकता क्या है, क्या सही है क्या गलत है ये जानना, और इनसे संबंधित पक्षों का विकास ही कहा जाएगा नैतिक विकास। तो नैतिक विकास में बच्चे के सही गलत की समझ विकसित होती है, नैतिक मूल्यों का विकास होता है, सामाजिक नियमों का विकास होता है। कोलबर्ग ने भी जो है नैतिक विकास के चरण बताए हैं, 3 चरण बताए। पूर्व नैतिक स्तर, परंपरागत स्तर, उच्च परंपरागत स्तर। जब हम इसकी डिटेल में बात करेंगे कोलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है उस पर हम इनमें डिटेल में चर्चा करेंगे कि पूर्व नैतिकता स्तर में क्या नैतिकता है, परंपरागत स्तर में किस तरह की नैतिकता बताइए, उत्तर परंपरागत उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। तो नैतिक विकास महत्वपूर्ण है, ये भी एक क्षेत्र है जो बालक के विकास के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके द्वारा बालक जो है सही गलत का निर्णय ले पाता है, नैतिक मूल्यों को सीखता है, ये बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर हमें ये देखना है शिक्षा में इसको हम कैसे कर सकते हैं, या इसका शैक्षिक महत्व क्या है, इसको शिक्षा से कैसे जोड़ा जाए। तो नैतिक जो कथा कहानियां हैं उनके द्वारा और आदर्श व्यक्तियों के जीवन प्रसंग के द्वारा बालक में नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है। तो उसके द्वारा जो है बालक में नैतिक मूल्यों का विकास होता है। नैतिकता के द्वारा बालक एक जिम्मेदार और नैतिक नागरिक बनता है
और इसके लिए उसको आदर्श व्यक्तियों के उदाहरणों से सीखने की प्रेरणा देना, आदर्श व्यक्तित्वों के बारे में बताना सिखाना, ये पाठ्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए। साथ ही साथ नैतिकता को लेकर के विद्यालय अनुशासन का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। स्कूल में डिसिप्लिन भी जो है बालक में नैतिक गुणों के विकास के लिए बहुत आवश्यक है और सहायक भी है। तो इसलिए ये सभी पक्ष जो है शिक्षा से जुड़े हैं, और ये सब पक्ष जब जुड़ते हैं शिक्षा से तो बालक के नैतिक विकास में ये सब सहायक बनते हैं। ठीक है, तो विभिन्न क्षेत्रों में विकास में नैतिक विकास की हमने बात की। फिर बात करें भाषाई विकास की। तो भाषाई विकास से मतलब है कि जिसके माध्यम से बालक बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना सीखता है, वो है भाषाई विकास। जिसमें आपने एक शब्द सुना होगा, सुबोपली। सुबोपली, सुबोपली सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। यानी बालक का जो भाषाई विकास है वो इन चार पक्षों से जुड़ा है। और इन चार पक्षों का विकास क्रमिक होता है कि सभी का एक साथ होता है या एक दूसरे से संबंधित तरीके से होता है। तो कभी भी हम ये नहीं कहेंगे कि पहले सुनने का विकास होगा, फिर बोलने का, फिर पढ़ने का, फिर लिखने का। नहीं, इन सभी पक्षों का विकास एक साथ चलता है। क्या चलता है? एक साथ चलता है। कुछ समय का थोड़ा बहुत शुरुआत में अंतर हो सकता है, पर बच्चे के सुनने के साथ साथ बच्चे के बोलने का विकास भी होता है। और जब बच्चा पढ़ना सीखता है उसके साथ साथ उसके लेखन के कौशल का भी विकास होता है। यानी ये जो सभी विकास हैं, भाषाई पक्ष हैं, ये सभी एक साथ विकसित होते हैं। इन क्षमताओं पर एक साथ कार्य किया जाना चाहिए, ना कि अलग अलग किसी एक एक क्षमता पर कार्य किया जाना चाहिए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो प्राइमरी कक्षाएं हैं, जहां पर आंगनवाड़ी की कक्षाएं भी आती हैं, और कक्षा 1-2 में जो बालक का सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना विकसित होता है, उनमें ये ध्यान रखना चाहिए शिक्षक को कि इन सब क्षमताओं का विकास एक साथ होता है, ना कि अलग अलग। और ऐसी गतिविधियों के द्वारा अगर कार्य किया जाए जिनसे सभी पक्ष जुड़े हों, तो बालक बेहतर ढंग से शुरुआत में अपने भाषाई विकास को प्राप्त कर सकता है। उस पर कभी गतिविधियों पर व्यापक रूप से बात करेंगे। अभी हमें यहाँ पर फिर से आते हैं अपने विभिन्न क्षेत्रों के विकास पर, भाषाई विकास पर। तो भाषा का विकास बालक की अभिव्यक्ति और संप्रेषण क्षमता को विकसित करता है। यानी बालक अपने आप को अच्छे ढंग से एक्सप्रेस तभी कर पाएगा जब उसके इन सब गुणों का विकास हो, बोलने, सुनने, पढ़ने, लिखने का। क्योंकि कम्युनिकेशन में भाषाई विकास बहुत महत्वपूर्ण है। संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन, बातचीत करने का कौशल। और बातचीत करने का कौशल सिर्फ मौखिक ही नहीं होता, लिखित भी होता है। तो बातचीत करने का जो कौशल है वो भाषाई विकास से जुड़े हुए हैं। इसमें सबसे पहला आता है सुनना, श्रवण। जो एक इंपॉर्टेंट पक्ष है भाषाई विकास का, वो है सुनना। तो बोलने से पहले महत्वपूर्ण है ध्यान से सुनना। इसीलिए कहा जाता है बच्चों में सुनने की क्षमता का विकास भी बेहतर ढंग से करना चाहिए, ताकि वो सही से सुने चीजों को और फिर सही से बोलें और लिखें या पढ़ें, वो बाद में आता है। और उच्चारण करने की कला भी भाषाई विकास से समझे। शुद्ध उच्चारण पर बल इसीलिए दिया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ भाषाई विकास से बच्चों के शब्द भंडार में भी वृद्धि होती है। जब बच्चे स्कूल में आते हैं तो कुछ शब्द पहले से बोलना जानते हैं, पर धीरे धीरे जब वो स्कूल के परिवेश में रहते हैं तो 1 साल के अंदर ही बच्चा 8-10 हजार शब्दों से परिचित हो जाता है, क्योंकि वो उस परिवेश में अलग अलग शब्दों को सुनता रहता है। तो बच्चा 2 साल तक ही बहुत सारे शब्द, 5-6 हजार शब्दों से परिचित हो चुका होता है या सुन चुका होता है, और 5-5, 7-7, 8-8 शब्द जो है वो बोलने भी लगता है। और कई बार जो 3 साल का बच्चा है वो 6-6, 7-7 शब्दों के वाक्य आसानी से बोल लेता है। तो ये शब्द भंडार में वृद्धि को दिखाता है। जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है और बच्चे का भाषाई परिवेश अगर अच्छा होता है तो उसका भाषाई विकास इस तरह से बेहतर होता रहता है। और ऐसे ही क्रमिक रूप से बच्चे वाक्य बनाना सीखते हैं, जिसे हम कहते हैं वाक्य संरचना। तो भाषाई विकास में वाक्य संरचना भी एक महत्वपूर्ण पक्ष है। और फिर बाद में आता है पढ़ने और लिखने का कौशल। सुनने, बोलने और पढ़ने, लिखना, ये सभी कौशल का विकास भाषाई विकास से जुड़ा हुआ है। अब शिक्षा में अगर इन कौशल को हमें बढ़ाना है तो इसके लिए क्या होना चाहिए? शिक्षा में संवाद को, बातचीत को जो है, शिक्षक और बच्चों के बीच में बातचीत, कक्षा का वातावरण ऐसा ना हो जहां केवल शिक्षक जो है व्याख्यान के रूप में कक्षा ले और बच्चों को ज्यादा सक्रिय भागीदारी के रूप में ना रखे। तो इससे क्या होगा? बालक का जो भाषाई विकास है वो प्रभावित होगा। तो जहां बच्चे सक्रिय रूप से बातचीत कर सके, चर्चा में शामिल हो सके, तो वो बच्चे का भाषाई विकास बेहतर ढंग से होता है। तो इसलिए संवाद और चर्चा जो है इसके लिए शिक्षा में बहुत महत्वपूर्ण पक्ष हो जाते हैं। कविता, कहानियां और नाटक जो है बच्चे के भाषाई विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
तो बच्चों को जो है कविताएं सुनने में रुचि भी होती है और बच्चे कविता पढ़ते हुए बहुत सारे शब्दों को सीखते हैं, नए नए शब्द भी सीखते हैं। इसी तरह से नाटकों को बालक खुद से स्वयं से भाग लेकर के नाटक के द्वारा विभिन्न शब्दों को सीख सकते हैं, विभिन्न संवादों को जो है अच्छे ढंग से, बेहतर ढंग से बोलना सीख सकते हैं। कहानियों को पढ़ने से, सुनने से भी बच्चों का भाषाई विकास बेहतर होता है। इसीलिए जो है भाषाई विकास के लिए कविता, कहानियां महत्वपूर्ण होती हैं। और जब बच्चे कहानी पढ़ने में रुचि लेने लगते हैं, धीरे धीरे वो खुद भी जो है कुछ कहानियों को घर पर या अपने जब भी उन्हें समय होता है तो उससे पढ़ते हैं और उससे जो है उनका जो भाषा विकास है और बेहतर होता जाता है। भाषाई विकास में जैसे बच्चे जो थोड़े बड़े हो जाते हैं, 6, 7, 8 वर्ष के हो जाते हैं, तो एक अखबार की जो भूमिका है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर बच्चे रोजाना जो है समाचार पत्र पढ़ते हैं तो उससे भी उनके भाषा पर जो है बहुत बेहतर प्रभाव पड़ता है। अभी हाल ही में देखा होगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है स्कूलों में अखबार पढ़ने के लिए ये एक नियम भी जारी किया कि रोजाना स्कूल में 2 अखबार कम से कम मंगाए जाए, ताकि बच्चे जो है उन अखबारों को देखें तो उनका भाषाई विकास बेहतर हो और वो अपने आसपास के परिवेश को भी जाने। तो ये भी एक तरीका होता है भाषाई विकास में सहयोग का, और बच्चे इससे जो है भाषा पर बेहतर नियंत्रण पाते हैं और इससे वो अपने आसपास से परिचित भी रहते हैं। उनके ज्ञान में वृद्धि भी होती रहती है और आसपास क्या चल रहा है वो भी उन्हें पता रहता है। तो ये तो हो गई भाषाई विकास से जुड़ा हुआ अखबार का एक पक्ष। और साथ ही अगर परिवेश बहुभाषी है, जहां कई भाषाएं बोली जाती हों, तो ये कई भाषाओं का बोलना जो है बच्चे के भाषाई विकास के लिए बहुत लाभदायक माना गया है। तो बहुभाषी परिवेश शिक्षा में बाधक नहीं है, जबकि बच्चों को भाषा सीखने में मदद करता है। और ऐसे बच्चे ज्यादा बेहतर ढंग से भाषा सीख पाते हैं जो बहुभाषी परिवेश में पले बड़े होते हैं। यानी जहां 2 या 3 या अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, तो बच्चे जो है बहुत बेहतर ढंग से भाषा सीख पाते हैं और उनका भाषाई विकास उन बच्चों की तुलना में अधिक होता है जो किसी एक ही भाषा के परिवेश में पले बढ़े होते हैं। और मानसिक विकास भी तेजी से होता है बहुभाषी परिवेश वाले बच्चों का, ये भी देखा गया है। तो इन सब चीजों को आप याद रखेंगे, और अगर भाषाई विकास से संबंधित कुछ लिखने को आपको आ जाए तो आप ये सब बातें लिख सकते हैं। तो लास्ट में देखेंगे ये जो सारे पक्ष हैं, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भाषाई विकास इत्यादि, ये सब एक दूसरे से संबंधित हैं, अलग अलग नहीं है। किसी एक पक्ष का विकास दूसरे पक्ष के विकास को प्रभावित करता है। यानी ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इंटीग्रेटेड हैं, एकीकृत हैं, जिसे कहते हैं इंटीग्रेटेड है। किसी एक क्षेत्र का विकास दूसरे क्षेत्र को प्रभावित करता है, और किसी एक क्षेत्र में अगर बेहतर विकास होता है तो बाकी सभी क्षेत्रों के विकास में भी उसका एक सहायक योगदान होता है, और नहीं होता है तो उसका रिवर्स भी होता है। यानी अच्छा अगर शारीरिक विकास होगा तो बालक की सीखने की क्षमता बेहतर होगी, है ना। ऐसे ही भाषाई विकास अगर अच्छा होगा तो सामाजिक विकास भी बालक का बेहतर होगा, उसको सामाजिक संबंधों को सुधारने में मदद मिलेगी। इसी तरह से अगर किसी बच्चे का भावनात्मक संतुलन बेहतर है, वो इमोशनली जो है अपने आप को सही ढंग से नियंत्रित कर पाता है, तो उसकी जो बौद्धिक क्षमता है या संज्ञानात्मक क्षमता है या उसके जो ज्ञान का विकास है वो भी बेहतर होगा, वृद्धि होगी उसमें। अगर किसी बच्चे का नैतिक विकास बेहतर हुआ है, वो व्यवहार कुशल बालक है, तो उसका सामाजिक व्यवहार भी बेहतर होगा और उसके सामाजिक विकास में इसका प्रभाव साफ साफ देखा जा सकता है। अगर आपको कुछ ऐसे उदाहरण लिखने को मिले तो आप इस तरह के उदाहरण लिख सकते हैं कि किसी एक पक्ष के बेहतर विकास से दूसरे कौन से पक्ष का बेहतर विकास हो सकता है। तो आप इन उदाहरणों को वहां पर लिख सकते हैं और क्लियरली दिखा सकते हैं कि सभी जो पक्षों का विकास है वो एक दूसरे से संबंधित है। तो इसलिए कुछ उदाहरण मैंने आपके सामने रखे हैं। तो अतः विकास के जो सभी क्षेत्र हैं वो अविभाज्य हैं। अविभाज्य का मतलब वो अलग अलग नहीं है, वो एक दूसरे से संबंधित है, उन्हें बांटा नहीं जा सकता। विभाज्य नहीं है, वो अविभाज्य है, सभी एक दूसरे से जुड़े हैं। तो किसी एक पक्ष का बेहतर विकास किसी दूसरे पक्ष के बेहतर विकास में सहायक है, और किसी एक पक्ष का खराब अगर होता है विकास या ठीक ढंग से नहीं होता है तो वो दूसरे पक्षों को भी उतना ही प्रभावित करेगा, यानी खराब ढंग से और प्रभावित करेगा, यानी उन पर गलत प्रभाव पड़ेगा। तो ये एक दूसरे से संबंधित है, परस्पर आश्रित है। ये बात क्लियर होगी। तो आज की क्लास में जो हमें सारी चीजें डिस्कस करनी थी तो वो हमने सारी डिस्कस कर ली। कहीं पर भी कोई आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, तो मैं आपको वहां पर रिप्लाई कर दूंगा। कोई भी अगर कंफ्यूजन है, कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें एक बार अपने सभी दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।